ओके जी, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू द ऑनलाइन कोर्स। हम जो है इफेक्चुअल फाइनेंस के बारे में अभी बात कर रहे थे। तो जो स्टेसी चिप्स का हमने केस देखा, तो उसकी जो लर्निंग्स हैं और उसमें कुछ इजाफी चीज़ों के साथ हम इनको समराइज़ करेंगे। तो जनाब, जब आपके पास पैसों की कमी हो तो फिर क्या करना चाहिए? यानी जब पैसों की कमी हो तो फिर क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में इंशाल्लाह हम अभी देखेंगे। तो जनाब, वो जो सरस्वती साहबा की जो किताब है वहाँ से हमने कुछ नताइज लिए हैं, एंड आई एम थैंकफुल टू हर। वो ये कहती हैं कि जनाब, जब पैसों की शॉर्टेज हो तो आप पहले बारी बारी सप्लायर्स को देखें, कस्टमर्स को देखें, इन्वेस्टर्स को बारी बारी। तो क्या देखें, सप्लायर्स के हवाले से वो ये कहती हैं कि जब सप्लायर्स के बारे में गौर करें तो इन इन बातों का ख्याल करने की कोशिश करें कि आपने सप्लायर से, इसमें ज़ाहिर है हम सच्चाई और एथिक्स का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, और हमें विन विन सिचुएशन का ख्याल रखना चाहिए, और हमें खुद भी जीतना है और उनको भी जितवाना है। बल्कि हम तो कहते हैं कि एक कदम आगे बढ़कर हम ईसार और कुर्बानी वाले हैं, हम दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने वाले। लेकिन चूंकि स्टार्टअप्स के ज़माने में बहुत ज़्यादा पैसे की कमी होती है और उसमें बहुत चैलेंजेस होते हैं, तो उस सूरत हाल में उसको उसको डील करने के लिए कहा जाता है कि भाई आप आजी के साथ और इखलास के साथ और मोहब्बत के साथ दयानतदारी से उनसे ये बात कर सकते हैं कि सर, हम हमारा एक स्टार्टअप है और हमारे पास पैसों की शदीद कमी है, अगर आप ये कुछ हमें सप्लाई कर दें तो हम 2 महीने में ये पे कर सकते हैं, डिले करवा दें। और पेमेंट को एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, दूसरी टिप कि आप ये कहें कि सर, जब हमारा ये आपका गोश्त हम ले रहे हैं तो जब हमारे इतने बर्गर बिक जाएंगे तो उस हिसाब से हम पेमेंट, रेवेन्यू अगर जितना परसेंटेज होगी, आप जितना भी रेवेन्यू होगा सर उसका हम 40% जो होगा ना, वो तकरीबन आपका खर्चा आ रहा है, तो उसी परसेंटेज से हम आपको, इससे मसला है, इससे क्या फ़ायदा होगा कि वो आप कि सेल के साथ आपने अटैच कर दिया है, तो सेल के साथ, तो वो आप एक एक्स्ट्रा प्रेशर से बच जाएंगे। डायरेक्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो आप जनाब सप्लायर को कहेंगे कि आप एज इन्वेस्टमेंट आ जाए हमारे बिजनेस के अंदर, आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर दें और इसका जो मुनाफा होगा उसमें से आप अपना शेयर ले लीजिएगा। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। पेइंग देम इन डायरेक्ट सर्विसेज, उनको जनाब अपना कस्टमर बना लें, कि जनाब हम ये स्पेशल फूड बना रहे हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए हमसे ले लें। यूज़ देयर स्लैक रिसोर्सेज, बाज़ दफ़ा आपके जो सप्लायर्स हैं उनके पास कोई फालतू चीज़ें मौजूद होती हैं, कोई जगह, कोई टैलेंट, कोई प्रोसेस, कोई डाउन टाइम। तो आप उनके साथ उनसे सप्लायर से चीज़ें भी लें और साथ उनकी विजडम, दानाई, एक्सपीरियंस, नेटवर्क, कोई जैसी मशीन जो उनके पास है, तो इसकी बात भी की जा सकती है, क्योंकि वो एक चेन है। उस चेन में अगर सारे एक दूसरे के साथ विन विन सिचुएशन इख्तियार करेंगे तो इफेक्चुअल आस्क की चीज़ें यहाँ अप्लाई की जा सकती हैं। और बाज़ दफ़ा ये भी हो सकता है क्योंकि वो भी इंटरेस्टेड होंगे कि उनके सामान इस्तेमाल हो, तो आपको अगर कहीं पैसा चाहिए तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी सरस्वती साहबा ने कहा कि क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी है, हमारी क्रेडिबिलिटी थोड़ी है, वो सप्लायर पुराना है, एस्टैब्लिश्ड है, तो उसके कहने पर हमें कोई लोन दे देगा। और हमें कहीं से ऑर्डर मिला हुआ है तो हम कह सकते हैं कि सर, ये ऑर्डर मिला हुआ है, आपका रॉ मटेरियल लेना है, तो आप काइंडली इसके लिए फ़लाँ मशीन चाहिए हमें, तो काइंडली वो बैंक से कह दें, वो आपकी बात मान लेते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग तरीके हैं, जिसको हम बिल्कुल, इसमें हम ये कहेंगे कि दयानतदारी सफ़े अव्वल में रहेगी। दूसरी चीज़ है कस्टमर्स के साथ, यानी आपको चीज़ बना रहे हैं, आपने बेचनी है और आपको पास पैसों का मसला है और आपके कैश फ्लोज का मसला है, तो क्या करें कि कस्टमर्स को नकद बेचने की कोशिश करें, कैश अपफ्रंट लें। और उसके बाद ये है कि दूसरा तरीका ये है कि उनसे एक डेफिनेट सॉलिड परचेज ऑर्डर ले लें कि सर, इतनी चारपाइयाँ, इतने टेबल्स तो हमें आ ही रहे हैं। तो वो ऑर्डर उनको लेकर आप किसी इन्वेस्टर के पास, बैंकर के पास चल जाएं कि सर देखें, हमें ऑर्डर मिल गया, यकीनी ऑर्डर है, इसके लिए फ़लाँ फ़लाँ मशीन, रॉ मटेरियल चाहिए, तो काइंडली उसके लिए आप हमें जनाब इस परचेज ऑर्डर को एज अ ज़मानत कोलैटरल रख लें। तो कस्टमर से ऑर्डर लेकर वो एज अ ज़मानत रखवाया जा सकता है। और आपका जो कस्टमर है वो फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा इदारा है और वो आप उसके लिए कोई चीज़ बना रहे हैं, तो आप उस कस्टमर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि देखें सर, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें ये मशीनरी चाहिए, तो काइंडली क्या आप अपनी क्रेडिबिलिटी पर बैंक को कह सकते हैं या किसी इदारे को, इन्वेस्टर्स को, कि वो हमें लाइन ऑफ क्रेडिट दे दें।
हाँ जी, और ये भी वही चीज़ है कि लाइन ऑफ क्रेडिट उनसे गारंटी दिलवा दें, और ये है कि उनको पहले 1-2 सालों की चीज़ें बेच दी जाएँ। हाँ, जैसे आईलिंक का एक केस हम पढ़ाते हैं जिसमें उन्होंने वो एक सॉफ्टवेयर बनाया था, तो वो कस्टमर्स को 1 साल 2 साल के लिए उन्होंने बेच दिया कि हम वी विल बी द फर्स्ट वन टू यूज़ इट, तो इसके एवज उन्होंने पैसे दे दिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं कस्टमर्स के साथ। वंस अगेन ईमानदारी और दयानतदारी और सच। इन्वेस्टर्स के साथ, तो इन्वेस्टर के साथ ये कहते हैं कि जनाब उनसे कोशिश करें कि पैसा उधार ले लिया जाए और इन्वेस्टमेंट आखिर में करवाई जाए, कम से कम कोशिश की जाए, क्योंकि जो जो इन्वेस्टमेंट कराएंगे उनकी ओनरशिप बढ़ जाएगी, और उनको जो पे वापस करना है वो भी उनको एज अ वेरिएबल कॉस्ट उनसे निगोशिएट किया जाए कि जनाब जितनी भी आमदनी होगी ना उसका सर 12% हम आपको दे दिया करेंगे। तो बजाय वक्त के साथ के 6 महीने बाद देंगे, साल के बाद देंगे, तो साल 6 महीने के साथ अटैच करने से आप बाउंड हो जाएंगे। अगर आपने कहा कि सर इतनी आमदनी है, जैसे इतनी आमदनी होगी हम इतना आपको पैसे दे देंगे, तो आपने उसमें उनको भी अपने दर्द में शरीक कर लिया। गेट देम टू गारंटी, आप इन्वेस्टर्स को भी कह सकते हैं कि सर आप जनाब कुछ पैसे आप दे रहे हैं, कुछ पैसा उधर से आएगा, तो आप लाइन ऑफ क्रेडिट में गारंटर बन जाए। टेक इन्वेस्टमेंट बट निगोशिएट डील, तो नुस्खा ये है कि उनसे डील करें, आप सरेंडर ना कर जाएं, और ऐसी डील करें कि जहां पर आप ओनरशिप वापस ले सकते हैं। अगर हालात अच्छे होते हैं और कंपनी बहुत ग्रो कर जाती है, तो आप इस पोजीशन में हो उस डील के अंदर कि वो आप उनसे ओनरशिप ले सकें, ताकि हो सकता है आपको बाज़ ऐसे फैसले करने पड़े जिसके लिए अक्सर ये चाहिए होती है। अच्छा जी, एम्प्लॉयज़ के साथ, जब आप एम्प्लॉयज़ को हायर करें तो आप जनाब उनसे भी, जैसे स्टैसी ने अपने भाई को हायर कर लिया कि प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, तो ऑप्शंस पेश करें उनको, पैकेजेस के, ग्रेचुइटी के, और कैश भी कुछ देना होगा, लेकिन उसके अलावा ऑप्शन तलाश कर लिए जाए, और उनको भी बेस सैलरी दे दी जाए, और बेस सैलरी ताकि इनका किचन चल सके, और उसके बाद जो इजाफी सैलरी है उसका ताल्लुक सेल्स के साथ कर दिया जाए, और प्रॉफिट के अंदर उनका कुछ हिस्सा डाल दिया जाए, तो इससे मोटिवेशन उनकी बढ़ सकती है। तो ये जनाब ये रूल्स हैं, ये न्यू वेंचर बूटस्ट्रैपिंग के, कि नेवर बाय व्हाट यू कैन रेंट। तो जनाब जिस चीज़ को आप कहीं से किराए पर ले सकते हैं उसको कभी भी नहीं खरीदना, कभी भी नहीं खरीदना। क्यों आप पैसे और सलाहियतें फिक्स कॉस्ट में लगाएंगे। और उसके बाद क्या अगला असूल यह कि नेवर रेंट व्हाट यू कैन बार्टर फॉर, उस चीज़ को किराए के पैसे भी मत दें जिस चीज़ को आप बार्टर में यानी अदले बदले में ले सकते हैं, कि यार ये चीज़ है, ये आपको ये मशीन फालतू पड़ी हुई है मेरे पास, ये मेरी ज़रूरत है, तो आप ये ले लो, तो बार्टर कर लेना, एक्सचेंज कर लेना। उसके बाद कहते हैं कि जनाब जो बार्टर भी, अगर कोई उधार आपको देने के लिए तैयार हो जाता है ना बगैर पैसों के, दोस्त हैं, फैमिली हैं, तो वो ले लें, बार्टर की भी ज़रूरत उस सूरत में उसको भी ना देखें। और उसके बाद ये कहते हैं कि जनाब बारो भी ना करें, हो सकता है वो चीज़ आपको मुफ्त मिल जाए। तो मुफ्त कहाँ से मिल सकती है? आपके अपने अंदर, बर्ड इन हैंड के अंदर, अपने दोस्तों, फैमिली, जानने वालों, जैसे वो हम इनका केस पेश करते हैं कि जनाब वो ह्यूलेट पैकर्ड के सीईओ से जब इन्होंने मांगा, ये जो मशहूर कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट की, तो उन्होंने उनको ये चाहिए था एक फ्रीक्वेंसी काउंटर, तो उसने फ़ोन किया कि सर क्या आप मुझे दे सकते हैं? तो उसने कहा बिल्कुल फालतू पड़ा हुआ है, तो मुफ्त दे दिया। तो इस तरह ये मुफ्त का जो कॉन्सेप्ट है। तो इन वे आपकी फंडिंग अप्रोच क्या होगी? जब भी आप बिजनेस वेंचर लॉन्च कर रहे हैं, आप स्टार्टअप में हैं, तो इफेक्चुअल अप्रोच यूज़ करेंगे ज़्यादातर केस में। और बूटस्ट्रैपिंग का फ़ायदा ये है कि वो आपका रिस्क को कंट्रोल कर देती है, और जो पैसा लगना होता है उसको महदूद कर देती है, फजूल खर्ची से बचा लेती है। बाहर की फंडिंग का कब जाना है, बाहर की फंडिंग जो है वो भी ज़ाहिर है कि आदमी की टेम्पटेशन होती है कि यार जल्दी फंडिंग मिल जाए तो मैं तेज़ी से ग्रो कर लूँगा। तो ये अब जो फैसले हैं ये एंटरप्रेन्योर को ही करने होते हैं, और उसकी गट फीलिंग और उसकी अंडरस्टैंडिंग जितनी गहरी होगी उतना बेहतर फैसला कर सकेगा। इफेक्चुएशन में हम ये कहा जाता है कि अफोर्डेबल लॉस प्रिंसिपल के अंदर रहें और अपनी चादर देकर पाँव फैलाते रहें। तो ये फैसला करना कि बूटस्ट्रैपिंग और आउटसाइड फंडिंग में कहाँ रहना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर आप फंडिंग ले लें तो स्केल अप के नतीजे में बिग बैंग हो सकता है, और अगर आप आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे चलते रहे तो बिग बैंग नहीं हुआ और वो डिले हो जाएगी, और हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे। तो ये जो फैसला है ये वंस अगेन एंटरप्रेन्योर के ऊपर ही डिपेंड करता है। और एक्सटर्नल फंडिंग भी अगर क्रिएटिवली और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ले ली जाए तो वो भी इफेक्चुअल हो सकती है। जैसे अभी इनके केस में आपने देखा
कि $60 मिलियन तक ये पहुंच गए और एक्सटर्नल फंडिंग की शक्लें इनकी बैंक लोन जो कि एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के लिए था वो ले लिया उन्होंने। तो इसमें क्रिएटिविटी इस्तेमाल की जा सकती है। तो जनाब स्टार्टअप्स जो है उनको रिकमेंड किया जाता है कि क्रिएटिव वेज इस्तेमाल करें बैरूनी फंडिंग एक्सटर्नल से बचने के लिए, ताकि वरना कंट्रोल लूज कर जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर जाएंगे। तो टेक अवे ये है कि देयर आर वेरियस न्यूमरस वेज टू ग्रो ए बिजनेस, और एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स जो हैं तो चीपेस्ट ऑप्शंस की तरफ जाते हैं और क्रिएटिव होना पड़ेगा और थिंक केयरफुली फॉर आउटसाइड इन्वेस्टमेंट। तो ये चंद एक नसीहतें हैं। तो हम इस दुआ के साथ कि ये हमारे लिए बाइस रहमत बन जाए, और वंस अगेन इस याद दहानी के साथ कि हम अपने इस डीलिंग्स में अपने साथ सप्लायर्स, कस्टमर्स, इन्वेंटर्स के साथ मुखलिस हों और दयानतदारी, अमानतदारी और एथिकल एंड एनवायरमेंटल एंड सोशल सेंसिटिविटीज़ को ख्याल रख के चलें। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और बरकत हमारी मुवद्दत और मुआवन होगी। थैंक यू वेरी मच।